किसान भाइयों सुप्रभात। मैं हूं गीतांजलि। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। उगते सूरज और चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई नई तकनीकों के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। नस्ल सुधार है डेयरी व्यवसाय की सफलता का मार्ग। चने की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों की रोकथाम। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उन्हें गाय भैंसों से ना तो अधिक दूध उत्पादन मिल पाता है और ना ही अच्छी नस्ल की बछड़ियां मिल पाती हैं। यदि पशुपालक भाइयों आप अपने पशुओं की नस्ल सुधार करवा लेते हैं तो इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और पशुओं से अधिक दूध का उत्पादन भी ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें पशुओं की नस्ल सुधार, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया राजकीय पशु चिकित्सालय गोविंदगढ़ जयपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद अग्रवाल से। पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भारत व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। पशुपालक भाइयों, अपने देश में अनुत्पादक पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। यदि ऐसे पशुओं का नस्ल सुधार करवा लें तो इन पशुओं से आपको अच्छी नस्ल की बछियां तो मिलेंगी ही, साथ ही इनसे अधिक दूध भी प्राप्त होगा। इसमें मुख्य योजना पशुपालकों को समय समय पर डेयरियों के माध्यम से, स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से मिनरल मिक्सचर और कृमिनाशक दवा हर तीसरे महीने में उपलब्ध कराई गई है। यह दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिससे पशुओं में एक तो खनिज लवण की कमी नहीं हो और एक जो पेट के कीड़े हैं उनका संक्रमण नहीं हो। इसके लिए सबसे बढ़िया है जो नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु सबसे पहला सरकार का यही है कि पशुओं में कृमिनाशक और मिनरल मिक्सचर की कमी को पूर्ण करना। उसके बाद सभी संस्थाओं में डेयरियों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा देसी व उच्च नस्ल के विदेशी गाय का सीमन उपलब्ध कराना। ये सभी राजस्थान की सभी जो पशु चिकित्सा संस्था है उनमें उच्च नस्ल का, उत्तम नस्ल का सीमन, देसी व विदेशी व अपनी मुर्रा नस्ल की भैंसों का सीमन सभी संस्थाओं में उपलब्ध है, जिसकी प्रति स्ट्रा की दर 30 रुपये प्रति स्ट्रा की दर से लिया जाता है। इसमें सभी संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्य है वो निःशुल्क किया जाता है और बढ़िया प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी जो पशुपालन विभाग के हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, जिसमें संक्रमण का सबसे कम से कम खतरा रहता है। और जो उत्तम नस्ल की जो गाय और बछड़ी जब इनसे पैदा होते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में नस्ल सुधार के कार्य को आप सभी को एक मिशन के रूप में लेना होगा। सरकार भी नस्ल सुधार पर काफी जोर दे रही है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों के यहाँ कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क, यानी अनुसूचित जनजाति के बीपीएल पशुपालकों के यहाँ निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान द्वारा ये नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी यानी अनुसूचित जनजाति के बीपीएल भाइयों के यहाँ ये कृत्रिम गर्भाधान डोर स्टेप पे उनके घर पर निःशुल्क किया जाता है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सा कर्मी को अपने स्तर से किया जाता है। ये योजना बहुत बढ़िया है। इससे सबसे बढ़िया है कि न केवल अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों के यहाँ नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उन्नत नस्ल के बछड़े बछड़ी भी उनके यहाँ पैदा होंगे, दूध उत्पादन बढ़ेगा और पोषक तत्व की कमी पूरी होगी। उनके बच्चों में शारीरिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनके पोषक तत्व की कमी भी पूरी होगी। ये जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है ये व्यापक रूप से पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है और अच्छी नस्ल के बछड़े बछड़ी का उत्पादन चालू हो गया। पशुपालक भाइयों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं गाय की उन्नत नस्ल हरधेनु के बारे में कि ये गाय की नस्ल किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी है। आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से।
किसान भाइयों, आज हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा राज्य के हिसार शहर में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में। यहाँ पर करीब 45 साल से चल रहे रिसर्च के बाद प्रदेश के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने गाय पालन में एक नई क्रांति को जन्म देने में सफलता हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों ने 3 नस्लों के मेल से गाय की एक नई प्रजाति विकसित की है। इस नई प्रजाति को हरधेनु नाम दिया गया है। यह गाय 50 से 55 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाय 48 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सामान्य रूप से रह सकती है। ये हमने 1970 से शुरू किया है और हरधेनु गाय में 3 विभिन्न नस्ल के गुण हैं। हमारा जो यहाँ की गाय है, हमारी नस्ल हरियाणा उसका है, और साहिवाल वो भी हमारी गाय है, पंजाब हरियाणा की उसका है। और जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इसमें है वो होस्ट फ्रीजियन का है 62.5%। और जो दो हमारी लोकल ब्रीड है हरियाणा की और इसकी साहिवाल की, इनका बाकी जो 32.5 है वो है। इस गाय में खासियत है कि इसकी दूध देने की क्षमता 50 लीटर प्रतिदिन की है। इसका जो वसा की मात्रा इसके दूध में है वो 3.8, जो कि किसी भी संकर नस्ल की प्रजाति में नहीं है। सभी संकर नस्ल की प्रजातियां उनके दूध में वसा की मात्रा 3.5 होती है, और हमारी इस नस्ल में 3.8 वसा की मात्रा है। दूसरा, इसमें गर्मी सहन करने की शक्ति है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छी तरह से दूध दे सकती है अगर हरा चारा इसको मिलता रहे तो। और खासियत इसकी ये है कि जो पहली ब्यांत है वो 30 महीने में पहली बार ब्याह जाती है। हमारी देसी नस्लें हैं वो कम से कम 45 महीने लेती हैं पहली बार ब्याहने में। और जो 2 ब्यांत का अंतर है वो भी इसका काफ़ी कम है, 13 महीने, बिल्कुल साल के आसपास। बाकी जो नस्लें हैं हमारी उन्हें 16-17 महीने हैं। ये खासियत हैं और इसी वजह से ये एक नस्ल तैयार की गई है, क्योंकि हमारी जो देसी नस्लें हैं उनमें दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है। उनकी दूध उत्पादन क्षमता करीब 7-8 लीटर प्रतिदिन है, जबकि इस नस्ल हरधेनु की दूध उत्पादन क्षमता 15 किलो प्रतिदिन है। और जो अच्छी गाय हैं वो 50 किलो तक दूध देते हैं। हरधेनु प्रजाति की गाय अपनी दुग्ध क्षमता के बल पर पशुपालकों को मालामाल कर देगी। साथ ही गौपालन से मुंह मोड़ चुके पशुपालकों को दोबारा गौपालन के लिए आकर्षित करेगी, जो कि पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी। हिसार के लुवास के अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी इस नई प्रजाति की गाय की खासियत यह है कि इसकी खासियत ये है, हमने पिछले 1-1.5 से हमने देखा है इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे हमारे 25 एनिमल हमने स्पेशल ग्रुप में रखे हैं। और उसमें पिछले साल एक हमारी बेस्ट नंबर गाय थी, उसने 6000 लीटर तक दूध दिया है, जो कि बाहर की जो नस्ल हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी मिला उसमें वो है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में जो हमारी देसी नस्ल थी, चाहे साहिवाल है या हरियाणा है, उनकी दूध की अक्षमता बहुत कम थी और फैट परसेंटेज थोड़ा हमारे इससे ज़्यादा था, लेकिन दूध की प्रोडक्शन के लिए हमने इसको तैयार किया है। इनके दूध में वसा की मात्रा अधिक है, जबकि ज्यादातर विदेशी गायों के दूध में नहीं होती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी यह नस्ल केवल लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में है। जब किसान के पास ये गाय पहुंचेगी तो इसे और अनुकूल माहौल मिलेगा। इससे इसके दूध देने की क्षमता में और बढ़ोतरी हो सकती है। शंकर नस्ल से बनी नई प्रजाति हरधेनु गाय को लेकर चल रही रिसर्च का परिणाम 45 साल के बाद अब सामने आया है। लुवास में अभी इस नई प्रजाति की करीब 100 गाय विकसित है और आशा है कि अगले वर्ष तक यह नस्ल पशुपालकों के पास हो। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। किसान भाइयों, चने की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और मौसम में हो रहे बदलाव के कारण अभी चने की फसल में कई हानिकारक कीटों का प्रकोप हो रहा है। ये कीट फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर फली में दाना बनने तक काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन में तो गिरावट आती ही है, साथ ही प्राप्त उत्पादन की क्वालिटी भी खराब हो जाती है।
इसलिए समय रहते चने की फसल में इन कीटों की रोकथाम आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SN राय। चना के लगने वाले कीट के संबंधी चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन कीड़े लगते हैं और उसका निदान क्या है। इसके लिए हम लोगों को पहले ही कजरा कीट का आक्रमण चना पर ज़्यादा होता है। कजरा कीट जो है ये मटमैले धुसले रंग का कीड़ा है। ये ज़मीन में ढेले के नीचे छिपे रहता है। जो ही हमारा अंकुरन स्टार्ट होता है या डिभी निकलना स्टार्ट होती है, उसी समय वो काट कर कीड़ा गिराने लगता है। उस समय हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए हम लोगों को कम लागत में कम खर्च में बीज उपचार करना चाहिए। इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 6 से 7 ml प्रति किलो बीज के अनुसार हम लोगों को बीज उपचार कर लेना चाहिए। यदि इसमें दवा मिलाते हैं, यदि पानी की आवश्यकता हो तो पानी भी थोड़ा मिलाकर एक तरह का कोटिंग हो जाना चाहिए। कोटिंग कर कर उसको छाया में 4 से 5 घंटे तक हम लोगों को छाया में सुखा देना चाहिए, जिससे कि चना जो है उसको दवा को सोख कर ले। तभी आप लगाएंगे तो चना कजरा कीट के आक्रमण से बचा जा सकता है। अगर नहीं कर पाए हैं और पौधे को चना को लगा दिए हैं, तब हम उस समय जो है हम लोगों को क्लोरोपाइरीफॉस 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर चना के जड़ के पास छिड़काव करेंगे। उससे हमारा जो है कजरा कीट का आक्रमण नहीं के बराबर होगा। दूसरा कीट आता है हम लोगों को पॉड बोरर। पॉड बोरर जो है भयानक कीट है। यह छीमी को खाकर बर्बाद कर देता है। यह एक दिन में 50 फली को नुकसान पहुंचाता है। ये करीब 20 से 25 दिनों तक एक लार्वा जो है फीड करता है। ये कीट जो है हरे रंग का मुलायम कीट होता है। पहले जो है ये पत्तियों को खाकर गुजारा करता है। जो ही हमारा फूल या फल आने लगता है उस पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। इसीलिए जो है यदि हम लोगों को आक्रमण शुरू हो गया, दिखाई पड़ने लगा फोलिएज पर ही, यदि बढ़वार की अवस्था पर छिनगी पर खाने वाला दिखाई पड़ने लगा, उस समय जो है हम लोग परेशान हो जाते। किसान भाइयों, चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में फली छेदक कीट चने की फलियों में छेद कर दाने को खाकर भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसानों को चने की फसल से बहुत कम उपज मिल पाती है। तो किसान भाई समय रहते इस कीट का समेकित नियंत्रण किस प्रकार से करें, इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए हम लोगों को उपचार करना चाहिए कि जहाँ तहाँ पर्चर, बर्ड पर्चर होता है। बर्ड पर्चर उसे कहते हैं कि एक जो है खम्मी गाड़ दीजिए, उस पर चिड़िया बैठेगी और पॉड बोरर के शिशु को जो है चुंग चुंग कर खाते जाएगी। इस तरह से जो है हम लोग को बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। यदि आप बर्ड पर्चर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यदि आप बर्ड पर्चर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तब हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप जो है ये भी इंडिकेट करता है कि आपके पौधे में कितना कीड़े का आक्रमण होने वाला है। 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोगों को खेत में लगा देना चाहिए। यदि 5 ट्रैप प्रतिदिन दिखाई पड़े या उसमें एडल्ट आवे, तब हम लोगों को समझना चाहिए कि इसमें कीड़े का आक्रमण ज़्यादा होने वाला है। उस समय हम लोगों को दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। या आप रेगुलर आप फेरोमोन ट्रैप को बदल कर लगा रहे हो तो उससे भी हमारा पौधे को क्षतिग्रस्त से बचाया जा सकता है। यदि कीड़ों का आक्रमण ज़्यादा हो रहा है, तब हम लोगों को बायोलॉजिकल कंट्रोल पर रहना चाहिए। उसके लिए NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, यह जो है परजीवी नाशी है जो रोग फैलाता है। उसके 250 एली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव करते हैं तो उसके शिशु पर, पॉड बोरर के शिशु पर वो लार्वा को रोग फैलाता है और फैला कर देखते हैं कि उसका मुंह नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। इस तरह से हम लोग 250 लार्वी को कलेक्ट कर पुनः
हम लोग उसको मिलाकर मिक्स बनाकर उसको छिड़काव करेंगे तो उससे भी हमारा पॉट बोरा का आक्रमण को रोका जा सकता है। यदि ये नहीं कर पा रहे हो तब हम लोगों को रासायनिक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए प्रोफेनोफॉस 2 लीटर प्रति हेक्टेयर या 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप 2 बार छिड़काव करें। एक 10% फूल आने पर, दूसरा का 75 से 80% फल आने पर, ये 2 बार आप छिड़काव करेंगे तो इससे जो है हमारा पॉट बोरर का आक्रमण कम किया जा सकता है। यदि प्रोफेनोफॉस का दवा नहीं मिल रहा है तो अब उसके लिए हम लोगों को दूसरा दवा जो है एक नुभान दवा आती है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे तो उससे हम पॉट बोरर से आक्रमण से हम बचा जा सकते हैं। उसमें हमारा उपज की बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है कि फसल की बढ़वार को प्रभावित करने वाले खरपतवारों का उचित समय पर नियंत्रण किया जाए। तो गेहूं की फसल में कौन कौन से खरपतवारों की समस्या रहती है तथा उनका समेकित नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। जैसा कि किसान भाई हम देख रहे हैं कि रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में जो गेहूं की फसल है वो इस समय लगभग 1 महीने की होने जा रही है, जो कि आपने समय से बुवाई की है। जब ये फसल इस अवस्था पर आती है तो हम देखते हैं कि फसल में इसके अच्छे उत्पादन के लिए विभिन्न कारक हैं जो कि उत्पादन को कम करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी खेत में उगकर पोषक तत्वों, प्रकाश, नमी आदि के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गेहूं की उपज में 10 से 40% तक हानि संभावित है। बुआई से 30-40 दिन तक का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक क्रांतिक रहता है। गेहूं की फसल में विभिन्न तरह के खरपतवार होते हैं। उनमें सकरी पत्ती वाले एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पाए जाते हैं। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों में हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख है जो गेहूं का मामा, ये फिलेरिस माइनर कहते हैं, वो प्रमुखता से पाया जाता है। दूसरे नंबर पे इंद्रजौ जिसे कहते हैं किसान भाई, या जंगली जई भी कहते हैं, और तीसरा पोआ एनुआ, जो कि इन दोनों की तुलना में हाइट में कम होता है परंतु इसकी जड़ें बहुत अधिक होती हैं और ज़्यादा पोषक तत्व लेकर के फसल के साथ प्रतियोगिता करती हैं। तो इस तरह से ये सकरी पत्ती वाले खरपतवार थे। दूसरा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाते हैं भथुआ है, अकरी है, इसके साथ में हम देखते हैं कि जो जंगली गाजर है और सोआ जिसे कहते हैं कि सोया, बन सोया बीज जिसे कहते हैं किसान भाई, वो पाया जाता है। हिरनखुरी है जो कि बाइंडिंग बीड्स में आते हैं। इसके साथ साथ हम देखें कि जो जंगली गाजर जो है वो भी बहुत होता है। पिचपापड़ा भी कहीं लोकली इसको किसान भाई कहते हैं। तो इस तरह से जो विभिन्न खरपतवार हैं ये चौड़ी पत्ती वाले में आते हैं और ये खरपतवार फसल के साथ प्रतियोगिता करके हमारा नुकसान करते हैं, चाहे वो प्रकाश के लिए हो, पोषक तत्वों के लिए प्रतियोगिता हो, नमी के लिए प्रतियोगिता हो या हवा के लिए प्रतियोगिता हो। तो इस तरह से उत्पादन को ये कम करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इनको सही समय से यदि नियंत्रण नहीं किया जाता है तो ये लगभग 50 से 60% तक उत्पादन को कम कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फसल को इनसे लगभग 40 से 50 दिन तक यदि मुक्त रखा जाए, फ्री रखा जाए तो हमारा अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इस तरह से इनके अब नियंत्रण की बात आती है तो विभिन्न तरीक़ों हैं जो कि विधियां हैं जिनसे कि हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जैसे कि बिना रासायनिक या स्टिल बेड टेक्निक जो है किसान भाई उसे अपना सकते हैं। उसमें बात ये आती है कि यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो जैसे ही आपका खेत खरीफ फसल के बाद खाली होता है तो अच्छी तरह से लगातार 2 सिंचाई कर दें तो विभिन्न तरह के जो खरपतवार हैं वो उगाते हैं सभी के सभी, और उसके बाद जुताई करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके बाद जो विभिन्न तरह की विधियां आती हैं उनमें रासायनिक विधियां भी हैं और कुछ कल्चरल विधियां हैं। कल्चर में हम कहते हैं कि निराई गुड़ाई की बात करें तो 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। जब पहला पानी लगा देते हैं उसको 30 से 35 दिन की अवस्था पर
निराई गुड़ाई करें और दूसरी लगभग 50 दिन पे। परंतु गेहूं की फसल में हम देखते हैं किसान भाई कि लाइन से लाइन की दूरी पास रहती है, 18 से 23 सेंटीमीटर तक हो सकती है बुवाई समय के अनुसार। इसी के साथ हम देखें कि इसमें जो निराई गुड़ाई करना ज़्यादा लाभदायक नहीं पाया जाता है, तो रासायनिक दवाओं के द्वारा हम इन विभिन्न तरह के जो खरपतवार आपको बताए हैं सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले, उनको नियंत्रण कर सकते हैं। इनके नियंत्रणों में हम देखते हैं कि विभिन्न खरपतवार नाशी दवा हैं, उनका उपयोग करके हम नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ खरपतवार नाशी दवाएं जैसे कि हम कहते हैं कि जमाव से पूर्व ही उपयोग करें, जिसमें हम कहते हैं गेहूं बुवाई के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथलिन की 3.3 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में लगभग घोल करके आप स्प्रे कर दें, तो इससे खरपतवार नहीं जमते हैं। दूसरा, जब हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और जहाँ पर खरपतवारों की समस्या है, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए विभिन्न जो खरपतवार नाशी हैं सकरी पत्ती वाले एवं चौड़ी पत्ती वाले अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हम कहते हैं किसान भाई, जैसे क्लोडिनोफास दवा है, 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 400 लीटर पानी में घोल करके जब गेहूं की फसल आपकी पहला पानी लगाने के 10 दिन बाद या लगभग 30 से 35 दिन की हो रही होती है, उस समय जो खरपतवार जमाते हैं उसमें सकरी पत्ती के विशेष नियंत्रण के लिए ये क्लोडिनोफास आप उपयोग छिड़काव कर दें तो नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ हम देखें कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके नियंत्रण के लिए या तो किसान भाई 2,4-D की 625 ग्राम मात्रा जो कि 80% सोडियम साल्ट होता है उसकी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या मेट सल्फ्यूरान मिथाइल दवा है वो 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करते हैं, लगभग 400 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें। छिड़काव की अवस्था गेहूं की फसल की पहला पानी लगाने के लगभग 10 दिन बाद होती है, उस समय करना उपयुक्त माना जाता है। तो इस तरह से नियंत्रण करके हम देखते हैं कि जो हमारे खरपतवार हैं उनसे नियंत्रण करके फसल से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा, जिला कोटा से हरदेव सिंह ने। आप नींबू के बाग में लगने वाले लीफ माइनर कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो हरदेव सिंह जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नींबू के बगीचे में जो कीट जनित जितने भी नुकसान पहुंचाया जाता है उसमें मुख्य रूप से अपन बोलते हैं लीफ माइनर, सिट्रस लीफ माइनर। इस कीट में क्या होता है कि जो कीट होता है वो पत्तियों के अंदर घुस जाता है, जैसे आप देख रहे हो कि ये इसके अंदर चला जाता है एपिडर्मिस में और एक सुरंग बना लेता है जिसको अपन जिग-जैग बोलते हैं। जेड टाइप में एक सुरंग बन जाती है। ये कीट इसी के अंदर रहता है और रस वगैरह चूसता रहता है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ वगैरह स्टंट हो जाती है, ग्रोथ वहीं रुक जाती है। नींबू वर्गीय बागों में आजकल पर्ण सुरंगक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पत्ती की हरितमा को खाता है, साथ ही पौड़ कीट पत्तियों को एक साथ लपेटकर उसमें जीवन यापन करता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन बनाने का कार्य बंद कर देती हैं और फलन कम होता है। इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कीट के लिए अपने को ट्राइएजोपोस 40 EC 2 ml पर लीटर से स्प्रे करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारियां इस प्रकार हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक दूध की प्राप्ति के लिए गाय भैंसों के लिए संतुलित आहार प्रबंधन।
पाली हाउस में डच गुलाब की खेती से अच्छी आय कमा रहे एक सफल किसान से मुलाकात। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।